पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। तो आज फिर जी 960 पॉइंट्स ऐड हुए और आज तो मार्केट सिर्फ ऊपर ही रही, पता भी नहीं चला और कब मार्केट 60 से 64 पे पहुंच गई है। अब कुछ लोग अगेन ये ख्याल कर रहे हैं कि 65 पे जाके मार्केट में करेक्शन आएगी। ये वही लोग हैं जो पहले 50 पे करेक्शन कह रहे थे, फिर 55 पे कह रहे थे, फिर 60 पे कह रहे थे और अब 65 पे कह रहे हैं। तो देखें क्या होता है। वैसे कुछ ना कुछ प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि 65 पे जाके फिर ये नीचे आनी शुरू हो जाएगी। ये भी हो सकता है कि 65 से ऊपर ही निकल जाए और ये भी हो सकता है कि 65 से नीचे फिर 64 63 तक आए और फिर वापस ऊपर की तरफ जाए। तो अभी तो यही हिसाब किताब है। तो आज फिर जी रिफाइनरीज का ही दिन था, सुबह से एकदम ही ऊपर चले गए। वैसे हमने सोचा था कि आज सुबह थोड़े से रिफाइनरी की और बाय करेंगे, लेकिन हमारी आज आंख थोड़ी सी लेट खुली और जब हम उठे तो ये ऊपर जा चुका था। फिर जब ये थोड़ा 360 पे आया तो हमने 3 400 500 बाय कर लिए थे और फिर उसके बाद नीचे आ गया। हमने कहा एल है, लेकिन डे एंड तक वहां वापस आ ही गया। और दूसरा फिर नेशनल रिफाइनरी को आज फिर कैप लगा। नेशनल रिफाइनरी की अर्निंग भी अभी के हिसाब से अटक रिफाइनरी से कम है और पहले ट्रेड भी काफी नीचे का रहा था, लेकिन इसको ज्यादा ऊपर ले आए हैं और इरादा तो यही लग रहा है कि इसको उससे ऊपर लेके जाना है। बहरहाल हमने इसमें कोई खास की नहीं हुई, डाइवर्सिफिकेशन वाले एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन हमारा एटीआरएल का जो पुराना पोर्टफोलियो है वो काफी अच्छा रहा। तो इट्स ओके, 7.5% ऊपर नहीं भी हुआ तो 5% कम होता है भाई। और पीआरएल में उन दोनों के मुकाबले में उतना ज्यादा अभी ऊपर नहीं गया पिछले कुछ दिनों में, लेकिन जिस दिन मूड बनेगा तो हो सकता है इसको भी और ऊपर ले जाएं। लेकिन डेंट के पास जाके इसमें कुछ मूव बनी। बहरहाल ये भी पॉजिटिव ही है। और रिफाइनरीज के अलावा हमारे पोर्टफोलियो में कोई और इतना ऊपर तो खास नहीं गया, लेकिन नीचे भी नहीं गया। एफएफबीएल में थोड़ी सी तेजी आई थी, हमारे पास इसके बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़े से हैं, लेकिन जब तेजी आई है तो 1000 हमने बेच दिए, थोड़े बहुत इसमें पड़े हैं, ज्यादा नहीं है। और ठट्ठा सीमेंट में हम रोज 1000 बाय कर लेते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि इसमें यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रही है। वैसे तो देखें 6 महीने में काफी ऊपर आ चुका है, लेकिन बायबैक की न्यूज जब आई थी तब यहाँ पे कहीं पे था 15 वगैरह पे आई थिंक था। उसके बाद भी ऊपर आया है, लेकिन अभी इतना ऊपर नहीं आया। और कुछ ऐसा फील हो रहा है कि जबरदस्ती इसकी प्राइस को यहाँ पे रोका जा रहा है ताकि कुछ लोग तंग आके बेच के निकल जाएं। अब इसमें जब मूव बनेगी, चाहे वो एक दिन बाद बने, एक हफ्ते बाद बने, एक महीने बाद बने, ये किसी को पता नहीं होता, लेकिन हो सकता है जिस दिन मूव बने उस दिन अपर कैप ही लगे। लाजमी नहीं है, ये वैसे ही हमने आपको अपना फीलर बताया है, लेकिन हम कई दफा बता चुके हैं और आज फिर बता रहे हैं कि इसको हमने कम से कम 6 महीने से 9 महीने के टाइम पीरियड के लिए लेके रखा है, जो बायबैक का ड्यूरेशन है। और उसमें मूव पहले महीने में भी बन सकती है और छठे महीने में भी। तो अब देखें कब बनती है। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। जो हमारी वीडियोस देखते हैं और पसंद करते हैं, उनका शुक्रिया। सर्किट ब्रेकर्स को देखें तो फिर कंपनियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन इसमें एक एनआरएल ठीक है, लेकिन हमारे पोर्टफोलियो का इसमें कोई नहीं है। और ये पीएसएमसी को आज कैप लगाया, ये बेसिकली पहले तो स्पेकुलेशन पे चल रहा था कि प्राइस कितनी होगी, और अब प्राइस आने के बाद अगर चल रहा है तो इसकी दो ही चीजें हो सकती हैं। पहली बात तो ये है कि एक गेम डाल रहे हैं, वो जिस दिन एक ही दिन अपर कैप और लोअर कैप लगा था उस दिन हो सकता है कुछ बड़े प्लेयर्स ने अपर कैप पे बाय कर लिया हो, अब जान के प्राइस इसको वहां पे लेके जाएं ताकि वो अपना नुकसान पूरा करके लोगों को चिपका के निकल जाएं। और दूसरा, अंदर खाते कोई ऐसी बात चल रही है कि कंपनी ने 406 मिनिमम प्राइस अनाउंस की है, लेकिन अल्टीमेटली ये प्राइस ज्यादा होगी, तो इसके बारे में हमें कोई पता नहीं है और इसके बारे में लोग सिर्फ अपनी मारेंगे। तो बेहतर यही है कि इस शेयर से अवॉइड किया जाए। और लोअर कैप में देखें तो भी कुछ नहीं है। अच्छा, ये शाह मुराद शुगर मिल्स का एक आया यहाँ पे कि 7500 बाय किए हैं उनके किसी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने। और ये वही बात जो हमने हबीब शुगर में कही थी कि अगर रेट ऊपर जाता रहे और वहां पे भी डायरेक्टर्स बाय करते रहें तो लॉन्ग टर्म में ये पॉजिटिव हो सकता है। तो शाह मुराद यहाँ से भी ईयर एंड के रिजल्ट्स तक कम से कम बेहतर परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद चिराग पैकेजिंग की कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई कि अपना कोई ये पोर्शन जो है ना वो सेल करना चाहते हैं, और लोगों ने इससे अज्यूम किया कि भाई इनके पास पैसा आएगा तो शायद ये ज्यादा डिविडेंड दें फ्यूचर में, तो बस इस खबर के बाद ये अपर कैप हो गया। बहरहाल ये हमारी लिस्ट में नहीं है, ना ही हमारा इस पे कोई इंटरेस्ट है। अब आज टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो आईटी की कंपनीज हैं उसके ऊपर थोड़ी सी अपडेट ले लेते हैं। आप जानते हैं हमें पसंद नहीं है, ना ही हमारी किसी भी लिस्ट में शामिल हैं, लेकिन इनकी लोग फरमाइश करते रहते हैं, तो हमने सोचा एक दफा बना ही देते हैं। जैसे हमने फार्मा सेक्टर की बना दी थी तो इसकी भी बना देते हैं, ताकि लोगों को एक ही दफा हमारा स्टांस पता लग जाए कि वो क्या है और क्यों है। अब देखें सिस्टम्स लिमिटेड के बारे में
इन्होंने बहुत अच्छे पे आउट्स दिए, लेकिन हम उनको अच्छा पे आउट्स नहीं कहते जब कोई कंपनी ज्यादा बोनस दे और डिविडेंड कम दे, लेकिन मार्केट में उसको अच्छा पे आउट समझा जाता है। दूसरा, कई लोग आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि भाई सिस्टम्स लिमिटेड फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है। देखिए, फंडामेंटल्स को असेस करने के ना डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं। असल में कोई भी कंपनी अच्छी या बुरी नहीं होती, देखना होता यह है कि उसका रेट अच्छा या बुरा है। हाँ, अगर कोई कंपनी बहुत सालों से बिजनेस कर रही है तो ये एक क्राइटेरिया हो सकता है कि भाई ये फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है कि इतने अरसे से बिजनेस कर रही है। लेकिन अगर वो 50 साल से बिजनेस कर रही है और 50 साल से प्रॉफिट में थी और 51वें साल से वो लॉस में आ गई है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि भाई फंडामेंटली तो बहुत स्ट्रांग कंपनी है। ऐसे में ये असेस करना पड़ता है कि उसके लॉसेस क्यों आए हैं और क्या ये लॉसेस वो रिकवर कर लेगी फ्यूचर में या नहीं। तो ये एक क्राइटेरिया है कि कई सालों से ऑपरेट कर रही है, तो यस, आप कह सकते हैं कि फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस में और भी बहुत सी चीजें देखनी पड़ती हैं, और हम आमतौर पे 3 चीजों का देख के उसको हिसाब किताब करते हैं। जैसे भी सिस्टम्स लिमिटेड को देखते हैं, इसके फाइनेंशियल्स देखें तो 2022 में 22 रुपए की ईपीएस थी इसकी, और 2023 के 3 क्वार्टर्स में तकरीबन 22 रुपए की ईपीएस हो गई है इसकी। पे आउट्स को देखें तो पिछले साल वैसे डिविडेंड दिया था, उससे पहले लेकिन 100% बोनस दिया था, फिर डिविडेंड बोनस मिक्स भी करते रहे हैं। तो अगर अज्यूम करें इस साल 30 रुपए की ईपीएस होती है तो 6-7 रुपए का या मैक्सिमम 10 रुपए का डिविडेंड दे देंगे। इस रेट पे डिविडेंड यील्ड बनेगी 2.5%, प्राइस अर्निंग बनेगी 15 टाइम्स। तो दोनों ही क्राइटेरिया फेल हो जाते हैं। और अगर इसकी बुक वैल्यू देख लें, सिर्फ 88 रुपए बुक वैल्यू है। तो हमारी असेसमेंट के जो मेन 3 फैक्टर्स हैं वो तीनों पे ये फेल होती है। अगर इसके 5 साल की हिस्ट्री देखें तो ये 800 पे चली गई थी। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि दोबारा 800 पे चली जाए, वो अलग कहानी होती है। और फ्यूचर की ग्रोथ अगर आईटी में है भी तो इतनी ज्यादा हमें तो नजर नहीं आई जितनी उसको बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। तो उस हिसाब से ये शेयर हमारे मुताबिक ओवर वैल्यूड है, तो हम ऐसे शेयर्स को नहीं देखते। अगेन, आपको पसंद है तो आप जरूर इन्वेस्ट करें, कोई पता नहीं ये कल को वापस 800 पे पहुंच जाए, लेकिन हमारे क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरता। इसी तरह नेटसॉल को देखें तो ये इस वक्त 119 रुपए पे है। फाइनेंशियल्स को देखें तो 23 में 14 की ईपीएस थी, 22 में 10 की थी। ईपीएस थोड़ी ठीक है। 24 के पहले क्वार्टर में 3 रुपए की ईपीएस थी। अगर पे आउट को देखें तो पिछले 4 साल में कुछ नहीं दिया, तो बहुत ही शर्म का मकाम है। डिविडेंड यील्ड 0 है इनकी। प्राइस टू अर्निंग 10 टाइम्स है। अगर इसकी बुक वैल्यू देखें तो बुक वैल्यू 105 रुपए है। तो तीनों क्राइटेरिया पे हमारे ये फेल हो जाती है, और इसको 5 साल में ये तकरीबन 300 के पास भी गई। हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने इसको जो है ना 200 पे, उन्होंने इसको 250 पे भी लिया था, फिर नीचे आया 200 पे भी लिया, फिर नीचे आया 150 पे भी लिया, फिर नीचे आया 100 पे भी लिया, करते करते नीचे लेके ऊपर बेचते। शायद उन्होंने अपने आहिस्ता आहिस्ता करके लॉसेस तो रिकवर कर लिए हैं, लेकिन ऐसी कंपनियों के पीछे भागने का क्या फायदा जहां से सिर्फ आप अपने लॉसेस ही रिकवर करते रहें और पिछले 6 महीने में दूसरी कंपनियों में जो इतनी तेजी हुई वो मिस कर जाएं। उसके बाद है जी एवियन। एवियन के फाइनेंशियल्स देखें तो 22 में 5 रुपए, 23 में 3 रुपए, 20 में 3 रुपए, और 23 के 3 क्वार्टर में इनके प्रॉफिट्स काफी कम हो गए हैं। तो मैक्सिमम 5 रुपए ही नजर आ रहे हैं। तो 5 रुपए के हिसाब से प्राइस अर्निंग है 13। पे आउट को देखें तो कोई खास डिविडेंड पास में नहीं दिया इन्होंने, और बोनस शोनस दे रहे हैं, तो डिविडेंड यील्ड हमारे मुताबिक इनकी नील ही है। और इनकी जो बुक वैल्यू है वो 40 रुपए है फारिग। अब 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो ये 130-40 के पास भी गया था। अब देखें पिछले 6 महीने में बहुत सी कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर गई हैं, और टेक्नोलॉजी में आईटी की कंपनीज खास तौर पे इन्होंने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो बहुत से लोगों के जहनों में ये सवाल आता है कि सारी मार्केट परफॉर्म कर गई लेकिन टेक्नोलॉजी के और खसूसन आईटी शेयर्स क्यों परफॉर्म नहीं किए। देखें, पहली बात तो ये है कि जब मार्केट परफॉर्म कर रही होती है तो लाजमी नहीं कि 100% शेयर्स परफॉर्म करें या तमाम सेक्टर्स परफॉर्म करें। अगर पिछले 2-3 सालों में देखें तो ये ब्रोकर्स ने और एनालिस्ट ने आम आवाम को टेक्नोलॉजी सेक्टर में, आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा घुसाया हुआ था कि उनको कहीं और देखने ही नहीं देते थे। तो बहुत से, क्योंकि इंडिविजुअल्स, हमें ऐसा लगता है इसमें घुसे हुए हैं, ये शेयर्स इस काबिल नहीं है कि ऊपर जाएं, तो इसलिए बड़े प्लेयर्स ने इनको चलाया नहीं, और लोग अभी भी यही इंतजार कर रहे हैं कि वो इसी से पैसे कमाएंगे। और आईएमएफ वाला मसला हल होने के बाद जो नई इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में आई है, तो ये भी हो सकता है कि वो नई इन्वेस्टमेंट सुलझे हुए इन्वेस्टर्स की तरफ से आई हो, और उन्होंने वहीं पे पैसा लगाया जो शेयर्स अच्छे डिविडेंड देते हैं या अच्छी अर्निंग कमा रहे हैं। और कई लोग अभी भी आपको कहते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी सेक्टर ने परफॉर्म नहीं किया तो उस पर नजर रखें। ये 55,000 से हम बातें सुन रहे हैं लेकिन अभी तक इसने परफॉर्म नहीं किया। इसका ये मतलब नहीं है कि नहीं करेगा, हो सकता है कभी भी कर ले, लेकिन हमारे मुताबिक ये इस काबिल नहीं है कि परफॉर्म करे। इन कंपनीज के शेयर्स की वैल्यू अगर पहले इतनी ऊपर थी
तो सवाल ये है कि क्या तब भी वो इतनी ऊपर होनी चाहिए थी? हमारा जवाब है बिल्कुल नहीं, बल्कि इनकी आज जो वैल्यू चल रही है ये भी हमारे मुताबिक हाई है, इरिस्पेक्टिव कि अगले 1 साल बाद इनकी वैल्यू कहाँ पे होगी। ना हमारे इनमें इन्वेस्टमेंट करने का इरादा है और ना अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम उसको मशवरा देंगे। बाकी आप अपना फैसला खुद करें, क्योंकि कल को वाकई में ये दोबारा 130-40 पे चला गया तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन इस काबिल नहीं है। अच्छा जी, इसी तरह ऑक्टोपस देखें, इसका हम एनालिसिस नहीं करेंगे, आप समझ लें वही इसमें चीज है जो आपकी एवीएन में है। अब है जी बहुत से लोगों का फेवरेट शेयर टीआरजी, और आज इसमें अचानक अपर कैप भी लग गया। फाइनेंशियल्स को देखें तो पिछले साल भी लॉस, उससे पिछले साल भी लॉस, 21 में 47 का ईपीएस था लेकिन 1 रुपया भी नहीं दिया, 24 के पहले क्वार्टर में भी शदीद लॉस। स्टॉक मार्केट की सबसे बोगस कंपनी, जिसमें पिछले 5 साल में बहुत से आम आवाम का पैसा लूट के जेबों में भरा गया और खा के हजम भी कर लिया गया और डिकार भी नहीं लिया गया। तो अगर यहाँ से इसकी वैल्यू वापस चली जाए 150 पे, 160 पे या 1000 पे भी चली जाए, हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं और ना ही हम किसी को इसमें इन्वेस्ट करने का मशवरा देंगे। इसकी बुक वैल्यू को देखें तो बुक वैल्यू 120 रुपए है, और सिर्फ यही बात इसके हक में जाती है कि बुक वैल्यू से इसकी शेयर और सिर्फ यही बात इसके हक में जाती है कि बुक वैल्यू से शेयर प्राइस कम है, लेकिन अगर इनके लॉसेस चलते रहे तो आहिस्ता आहिस्ता बुक वैल्यू कम होती जाएगी। लेकिन अगर लॉसेस में है तो प्राइस अर्निंग जीरो हुई, डिविडेंड यील्ड कख भी नहीं है। डिविडेंड सिर्फ 21 में 4.5 रुपए का दिया था, तो आज की तारीख में डिविडेंड यील्ड भी जीरो है। और आखिर में आईटी सेक्टर की वो कंपनी कि अगर लाजमी कोई आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहता है तो इस वक्त उसको सिर्फ इसमें करना चाहिए और कोई नहीं। ये इस वक्त 76 रुपए 80 पैसे पे है। फाइनेंशियल्स देखें तो पिछले साल 24 रुपए की ईपीएस, उससे पिछले साल 20 की, और इस साल क्वार्टर 1 में भी तकरीबन 5.5 रुपए का आ गया है, तो 24 रुपए की फिर हो सकती है। पे आउट को देखें तो पिछले साल 9 रुपए का डिविडेंड दिया, उससे पिछले साल 6 रुपए का दिया, तो इस साल भी अगर ईपीएस इसी तरह चलती रही तो 9 रुपए का डिविडेंड दे सकते हैं। उस हिसाब से डिविडेंड यील्ड इसकी तकरीबन 13% बनेगी। प्राइस अर्निंग को देखें तो 3 है, जहां सिस्टम्स लिमिटेड की 15 थी वहां इसकी 3 है। और अगर बुक वैल्यू को देखें, इसकी बुक वैल्यू यहाँ पे गलत आ रही है, इसको फिर हम एक दफा देख लेते हैं, फाइनेंशियल्स खोल के बुक वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये है जी इसका 1.3 बिलियन की तकरीबन इसकी इक्विटी है, और इसको इसके शेयर से डिवाइड करें, शेयर्स हैं जी 11.8 मिलियन, तो ये तकरीबन 108 रुपए की बुक वैल्यू बन रही है, तो इसकी बुक वैल्यू भी अच्छी है। लेकिन इनका सिर्फ एक मसला है जिसकी वजह से हम तो इसमें इन्वेस्ट नहीं करते, और इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं कि इन्होंने अपना बहुत सारा कैश जो है वो बैंक में रखा हुआ है और वहां से ये पैसा कमा रहे हैं। बेसिकली जब कंपनी के पास बहुत फालतू कैश हो तो असूली तौर पे तो उसके पास दो ऑप्शंस होती हैं, एक कि वो ग्रोथ करे, दूसरा कि वो सारा का सारा शेयर होल्डर्स में बांट दे। ये किसी भी कंपनी का सबसे बकवास तरीका है कि ना वो ग्रोथ कर रही हो, ना वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ज्यादा दे, बल्कि वो पैसा बैंक में रख ले, बैंक से इंटरेस्ट कमाए। ये भी हमें नहीं पता कि वो सूद है या इस्लामिक बैंकिंग में किया हुआ है, लेकिन बहुत से लोग इस्लामिक बैंकिंग के प्रॉफिट को भी अवॉइड करते हैं। लेकिन फिर भी ये कोई बिजनेस का तरीका नहीं है। अगर ऐसा ही करना है तो हम अपना पैसा खुद डायरेक्टली बैंक में क्यों ना रख लें, हम क्यों इस कंपनी को दें कि कंपनी फिर बैंक में रखे और उस तरीके से काम चलाए। हम तो कंपनियों में इसलिए पैसा लगाते हैं ताकि वो कारोबार करें। अब 1 मिनट के लिए इसके प्रॉफिट एंड लॉस में आके देखते हैं। देखें इसकी फाइनेंस इनकम जो है वो कितनी ज्यादा है, 242 मिलियन फाइनेंस इनकम है, और कंपनी का टोटल प्रॉफिट 290 मिलियन है। यानी अगर ये पैसे कंपनी के पास ना होते तो इनकी अर्निंग बहुत ही कम होनी थी। ये सिर्फ एक फॉल्स सेंस क्रिएट कर रहे हैं अपनी कंपनी की अच्छी परफॉर्मेंस का, जबकि सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट की बेसिस पे चल रहे हैं या बैंक इन्वेस्टमेंट्स की बेसिस पे चल रहे हैं, बिजनेस ग्रो नहीं कर रहे। अब ये इनके शेयर होल्डर्स को चाहिए कि उनसे एजीएम में सवाल करें, कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन में सवाल करें, भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन बात वही है कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की बात तो किसी ने नहीं सुननी। तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर सिर्फ यही कर सकते हैं कि कंपनी की डायरेक्शन ऐसी है तो ऐसी कंपनी को बेच के निकल जाएं या उसमें इन्वेस्ट ही ना करें। और यही बात है जिसकी वजह से हमने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं की, वरना ये कुछ अर्से पहले 50 के रेट पे था और वहां पे काफी अट्रैक्टिव था और हमने सोचा था, लेकिन जब हमने इसकी बैलेंस शीट स्टडी की तो हमने अपना इरादा तर्क कर लिया। देखें कर तो इस वक्त कैप्को भी यही रहा है, लेकिन कैप्को का मसला फर्क है, उनका बिजनेस खत्म हो गया है। अब असूली तौर पे उन्होंने ये देखना है कि क्या कंपनी को उन्होंने चलाना है, कहीं और ग्रोथ करनी है या क्या करना है, और तब तक उन्होंने वो पैसा अपना बैंक में, नॉर्मल बैंक या इस्लामिक बैंक हमें नहीं पता, कहीं पे रखा हुआ है और इंटरेस्ट इनकम पे चल रहे हैं। लेकिन वो एक डिफरेंट केस है, वो भी फैसला नहीं कर पाए, जो कि उनकी कमजोरी है मैनेजमेंट की। लेकिन जिस कंपनी के ऑपरेशंस चल रहे हैं उसको इस तरह की हरकतें जेब नहीं देती। अगर इन्होंने इस पैसे को इन्वेस्ट ही करना है तो फिर उनको चाहिए कि वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स की बजाय इक्विटी मार्केट में आए।
और फिर वही बात है ना कि ये फाइनेंस इनकम कमाते हैं, उसके ऊपर पहले ये अपना कंपनी टैक्स देते हैं और फिर उसमें से जो इनकम बनती है उसमें से शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं। लेकिन फाइनेंशियल लॉजिक के हिसाब से और शेयर होल्डर्स के हक में तो बात फिर ये है कि ये सारा का सारा पैसा वो डिविडेंड के तौर पे शेयर होल्डर्स को दे दें और वो तमाम शेयर होल्डर्स बैंक में रख के पैसे कमाएं। ये फालतू टैक्स तो नहीं देना पड़ेगा फिर। लेकिन बहरहाल हर कंपनी के अपने डिसीजंस हैं, लेकिन माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की इतनी औकात नहीं होती कि वो कंपनी की डायरेक्शन सेट कर सकें। तो ये था जी आज का हमारा एनालिसिस। अब छुट्टी। ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया। आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।